हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस। ठीक है, तो बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमको बायोलॉजी के विषय में थोड़ा बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। वैसे पता होती है सभी को, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान होता क्या है? देखिएगा, जीव से जैसे नाम ही क्या है, जीव यानी कि हमारे आसपास जो भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, तो ये सब क्या है? सब जीव हैं। तो इसी का अध्ययन हम करते हैं जीव बायोलॉजी के अंदर, यानी जीव विज्ञान के अंदर। अर्थात परिभाषा होगी कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जैसा कि जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, तो इसको दिया था, बायोलॉजी शब्द को जो दिया था, बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क। साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को दिया था। और इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट का नाम और आता है, ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्टों का नाम लिया जाता है जब बात होती है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो इंग्लिश में लिख देता हूं, लेमा ट्रेविरेनस। ठीक है, अब जो बायोलॉजी शब्द है ये मिलके बना है दो शब्दों से। कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है, बायोस और लोगस। इसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी लाइफ, जीवन। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। जैसे कि दो शब्द हैं, और ये दोनों शब्द कौन सी किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं दोनों ही, बायोस और लोगस। तो ये थी बायोलॉजी शब्द के बारे में कुछ जानकारी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। बायोलॉजी जो विषय है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब जूलॉजी यानी फादर ऑफ जूलॉजी कैसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अरस्तु। क्या नाम है साइंटिस्ट का? अरस्तु। अरस्तु। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। अब आते हैं इधर, ये क्या है आपका? वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम होता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी।
समझ में आ गया होगा। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ठीक है। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर वही क्या है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी कि जीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जीवों के शरीर में, अब एक बात यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैव प्रक्रम तो कहलाती हैं लेकिन ये क्रियाएं होती क्यों हैं? तो पूरी परिभाषा लिख देते हैं। जीवों के शरीर में अनुरक्षण, वृद्धि, विकास, या यदि कोई सेल डैमेज होती है टूट फूट की मरम्मत तथा तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए होने वाली प्रक्रियाएं, होने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब जैव यानी प्रक्रियाएं, देखो अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को या किसी भी प्रक्रिया को सही ढंग से चलाए रखना अनुरक्षण कहलाता है। वृद्धि, विकास तथा यदि कोई सेल डैमेज हो जाती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए भी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ प्रक्रियाओं के नाम लिख देता हूं मैं। जैसे पहला क्या होता है, पोषण, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में क्या है, यानी कि हम भोजन करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो भोजन के अंदर क्या पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्वों को प्राप्त करने क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। आगे पढ़ेंगे। नंबर 2 पे क्या आता है, श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया चलती है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी जीव है वो श्वसन क्रिया करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों या जीव जंतु हों, तो वो क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। नंबर 3 परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या होता है, परिवहन यानी कि जो बॉडी के अंदर पोषक तत्व हैं जो जाते भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो किसी के जरिए पहुंचेंगे वो, तो जिसके जरिए पहुंचते हैं उस तंत्र का नाम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। उसको हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत। ठीक, अगला आता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ये क्या होता है, अब हमने कोई पदार्थ यूज करा उसमें कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के किसी काम के नहीं होते या वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं या हानिकारक होते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं हम उत्सर्जन। एक आता है जनन यानी रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है, आपने देखा होगा सभी जीव क्या करते हैं, अपने संतान उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो इस पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहती है। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। एक होता है गमन यानी लोकोमोशन।
यानी कि गति। अब मैं भी यहाँ पर गति कर रहा हूं इधर उधर, तो ये क्या है, मोशन। अब इनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा, पोषण। परिभाषा में क्या होगा इसके, देखिए हमने भोजन करा तो भोजन से पोषक तत्व, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन आदि। ठीक है, भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, पोषण कहलाती है। सही बात है। यानी भोजन से क्या करेंगे, पोषक तत्वों को प्राप्त करेंगे, वही क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाती है। अब पोषण जो होता है वो जीवधारी दो प्रकार से करते हैं। या हम कह सकते हैं कि पोषण के आधार पर जीवधारियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं और उस क्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो जीव जंतु अपना भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उसको कहते हैं हम विषमपोषी जीव, और क्रिया को कहते हैं विषमपोषी पोषण। लिख देते हैं, देखिए। तो पोषण के कितने प्रकार, दो प्रकार, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक होता है विषमपोषी पोषण, इसको कहते हैं हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखें स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। यानी कि वो जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और उनकी ये भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण कहलाती है। और इस क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आगे, विषमपोषी पोषण में क्या होगा, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। और इस क्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण कहा जाता है।
तो ये थी परिभाषा, डेफिनेशन इनकी, स्वयंपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की। अब इनको हम देखते हैं, पहले स्वयंपोषी पोषण, फिर पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। तो पहले आता हमारा क्या, स्वयंपोषी पोषण। देखा, परिभाषा हमारे सामने लिखी हुई है। तो इसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं इसके, 2 प्रकार हैं। तो जो स्वयंपोषी पोषी जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो होंगे रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, या होंगे प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, कितने, यानी ये स्वयंपोषी पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार हैं, यानी रसायन संश्लेषी जीव या प्रकाश संश्लेषी जीव। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इसी के पार्ट हो गए। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी क्या होते हैं और प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देता हूं, रसायन संश्लेषी जीव, देखिएगा परिभाषा लिख देता हूं, वो जीव जो अपना भोजन रसायनों के माध्यम से बनाते हैं, रसायनों के माध्यम से बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीव रसायनों का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो अपना भोजन बनाएंगे रसायनों के माध्यम से, किसके माध्यम से, रसायनों के माध्यम से, और उसमें क्या बनाएंगे, अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे या बनाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया यानी गंधक जीवाणु। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल होगा। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, रसायनों के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होते हैं, या स्वयंपोषी जीव प्रकाश संश्लेषी वाले कौन से होते हैं। देखिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषी ये क्या करते हैं, ये जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल होगा हरे पेड़ पौधे, और नील हरित शैवाल, और इसमें कुछ आपके बैक्टीरिया के उदाहरण भी आ जाते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु ये इसके एग्जांपल हो गए।
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ये अपना भोजन बनाते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा हम आगे डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्वपोषी जीवों को चार चीजों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है इसको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको हम एक रिएक्शन के माध्यम समझ लेते हैं। देखिएगा क्या होता है, CO2, ये H2 है, H2O यानी जल, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर होगा क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, पौधों की पत्तियों के अंदर। सूर्य का प्रकाश सूर्य से आएगा, और ये क्या CO2 और जल का उपयोग करके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज के रूप में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि, और यहाँ पे O2 मुक्त होती है और प्लस जल। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 6 12 6। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब पौधों ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया अपने भोजन के रूप में। अब पौधे क्या करते हैं, खाना बन गया यानी भोजन बन गया, तो सारा का सारा तो है नहीं कि यूज कर लेंगे, वो कुछ भोजन क्या होता है बाकी आने वाले समय के लिए भी क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर वो ग्लूकोज के रूप में नहीं करते, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। ये बात याद रखना, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। याद रखना, नोट कर लेना, किसके रूप में करते हैं, वो स्टार्च या मंड के रूप में पौधे अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा चार चीजें, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग के अंदर पाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि पत्तियों में, और कोशिकांग का मतलब नाम है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो भी कहां पर, अधिकतर पत्तियों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पत्तियों में होता है। केवल पत्तियों का जो शब्द वो यूज गलत हो जाएगा, हम केवल पत्तियों में यूज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पत्तियों में, यानी कि पत्तियों के अलावा भी क्लोरोफिल पौधे के अन्य भागों में पाया जा सकता है। आप छोटे छोटे प्लांट देखोगे, उनके स्टेम में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी वो हरे रंग के होते हैं। तो सीधी सी बात है कि वहां पर भी क्या हो रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होगी। लेकिन अधिकतर पादपों में आप देखोगे बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो उनकी पत्ती क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं, तो वहीं पर क्या बनेगा, भोजन का निर्माण होता है। नंबर 2 पे क्या आता है हमारा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे होते हैं, वो वातावरण से अब्जॉर्ब करते हैं, और आपको पता ही है वातावरण में इसका परसेंटेज कितना होता है, 0.03% पाई जाती है। 0.03% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। ठीक है, आप मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज
बताएंगे कमेंट में। तो ये कहाँ से ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने? वातावरण से। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऑब्जर्व करते तो हैं, लेकिन इसको ग्रहण कैसे करते हैं, यानी कि किस अंग से वो लेते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना है एक अंग का नाम स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं इसको। अब रंध्र क्या होता है सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। पौधों की पत्तियों की सतह पर, चलो मैं लिख देता हूं, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र छिद्रों को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, रंध्र कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे कितने छोटे होंगे? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम इसको देखेंगे तो हमको अपने नेक आंखों से ये दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। अब स्टोमेटा की संरचना होती कैसी है? एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे हुए हैं, मैं आपको बना देता हूं। ये है आप एक स्टोमेटा। ये सारी संरचना स्टोमेटा नहीं है, जो बीच वाला भाग है केवल ये वाला क्या है, ये स्टोमेटा है। तो ये क्या है? ये द्वार कोशिका बोलते हैं इनको, द्वार कोशिका। इनका क्या यूज है? ये स्टोमेटा को बंद होने में और खुलने में मदद करते हैं। तो ये तो ओपन था, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन यानी खुला हुआ है। और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे निशान यहाँ पे क्लोरोफिल, ये ओपन वाला था। और ये क्या है आपका क्लोरोफिल। बाकी पार्ट के नाम वही रहेंगे। ये द्वार कोशिका हो गई, ये क्लोरोफिल हो गए, ये आपका स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा हो गया, ठीक है। ये स्टोमेटा। अब ये क्या है? ये क्लोज है यानी बंद है। तो बंद होना और खुलना ये किस पर डिपेंड करता है? ये जल पर डिपेंड करता है। जब पौधे पानी का अवशोषण करते हैं तो इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जब पानी आ जाता है, भर जाता है, तो क्या होते हैं? ये टाइट होती हैं। और जो आपका बीच वाला जो रंध्र है, छिद्र है, इसका एरिया क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ये खुलती हैं, ये बड़ा हो जाता है, तो ये क्या होता है? खुल जाता है। और जब पानी वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है तो ये द्वार कोशिका क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये क्रिया थी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की। जैसे ही बंद होना और खुलना होता है तो पेड़ पौधे इसी के द्वारा क्या गैस का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी कि गैस में क्या आप CO2 यूज कर रहे थे क्या बनाने में भोजन, तो CO2 वो अंदर ले लेते हैं। और जो O2 बनी थी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उप उत्पाद है क्या? CO2। तो वो क्या होता है? पत्तियों के द्वारा वो पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। अब क्या आता है? जल। जल का अवशोषण जैसे कि आपको पता है पेड़ पौधे किससे करते हैं? जड़ों से करते हैं। किससे करते हैं? जड़ों से। और जड़ों से पानी के साथ साथ क्या देखिएगा, जल का अवशोषण कहां से करते हैं? जल का अवशोषण पौधे मिट्टी 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 से करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल ये वाटर लेंगे, तो पानी के साथ कुछ खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन,
आदि कुछ और भी तत्व होते हैं जिनको ये पानी के साथ क्या अवशोषित कर लेते हैं, जो पौधों के लिए क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। अब आता है 4 पे आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ये सीधी सीधी बात है, कहाँ से मिलेगा, ये आपको सूर्य से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसके द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। तो ये 4 चीज की आवश्यकता थी। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसमें किन 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और उन 4 चीजों को जो पौधे होते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो सब परिभाषा हो गई, कहाँ से प्राप्त करते हैं वो भी हो गया। तो ये हमारा जो स्वयं पोषी पोषण था वो समाप्त हो जाता है।